नमस्कार, महासंग्राम 2024 में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर और शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। संसद के विशेष सत्र से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, G20 की सफलता भारत की सफलता, संसद के ऐतिहासिक क्षणों का किया जिक्र। 5 दिवसीय विशेष सत्र का आज से हुआ है आगाज। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का बयान, ये सत्र बेहद ऐतिहासिक। इस सत्र का एजेंडा अभी पता नहीं चला है। कहा, उम्मीद है सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर देगी ध्यान। अनंतनाग के गुडोल कुकरनाग में मुठभेड़ स्थल के पास सुबह से ही रुक रुक कर गोलीबारी और विस्फोट की सुनी जा रही हैं आवाजें। ऑपरेशन जारी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शहीद डीएसपी हिमायू भट्ट के घर जाकर परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदना। शहीद हिमायू भट्ट को अर्पित की श्रद्धांजलि। एलजी के साथ अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। पाकिस्तान की नापाक हरकत, प्रशिक्षित आतंकवादी कमांडो को भेजा जा रहा है भारत। आतंकियों को दिया जा रहा है मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण। रियासी मुठभेड़ में मारा गया शकील था प्रशिक्षित। किश्तवाड़ में हिजबुल के 3 ओवरग्राउंड वर्कर पर मामला दर्ज। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत दर्ज किया गया मुकदमा। तौसीफ जहूर और रियास के खिलाफ हुई कार्रवाई। और हेडलाइंस के बाद अब डिटेल में जाएंगे। पहली खबर से शुरुआत करेंगे। एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के उस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक माहौल अचानक गर्मा गया है, जिसमें उन्होंने ये सुझाव दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हो तो इंडिया सदस्यों के पास पहले से मौजूद निर्वाचन क्षेत्रों पर यथास्थिति होनी चाहिए। उनका सुझाव निश्चित रूप से गुपकार गठबंधन पर संकट पैदा करेगा, जो जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति की बहाली के लिए लड़ रहा है। पीडीपी ने अचानक प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि उमर अब्दुल्ला को ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर सभी निर्णय जम्मू कश्मीर में इंडिया के सहयोगियों के बीच उचित परामर्श के बाद लिए जाएंगे। इस बीच भाजपा ने इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष किया कि उनके पार्टनर और वो दिशाहीन है, निराश है। और सीधे रुक करना चाहेंगे इस पर डिटेल से हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी समीर भट्ट। समीर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, उमर अब्दुल्ला के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि सियासत गर्मा गई है। देखिए है ना, हमें पूरा चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले हम ये समझेंगे कि क्यों उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया है। देखिए, उमर अब्दुल्ला ने ये बयान दिया और कहा कि इंडिया, जो मुंबई में मीटिंग हुई थी, लास्ट टाइम जो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने एक सजेशन दी थी कि जो भी इंडिया की सीट शेयरिंग होगी, इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग होगी, उसमें जो फार्मूला होना चाहिए सीट शेयरिंग का, वो ये होना चाहिए कि जितने भी पुरानी सीटें जिसने जीती जहां पे, उसको उस सीटें वो दोबारा वो सीटों पे चुनाव लड़े। मीन्स के स्टेटस को बरकरार रहना चाहिए। जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूंसी, इंडिया के जो ब्लॉक है, उसमें जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके पास जितनी सीटें पिछले टाइम में 2019 में जो जिसने जहां जीती हैं, उनको वहां से लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए। इस सीट शेयरिंग पे यही फार्मूला अपनाना चाहिए। उन्होंने ये बयान क्यों दिया, उसका एक उसने ये सजेशन क्यों दी, उसका एक बैकग्राउंड ये है कि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर वैली में इस वक्त 3 की 3 सीटें जो पार्लियामेंट की हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है। श्रीनगर हो, बारामूला हो या अनंतनाग, जो अब अनंतनाग राजौरी हो गई है, वो भी उनके पास सीट है जी। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ये दिखाने की कोशिश कर रही है, एक मैसेज देने की कोशिश कर रही थी खासकर पीडीपी को कि भाई आप अनंतनाग पे, क्योंकि ऐसी चर्चा है कि पीडीपी चाहती है कि अनंतनाग से वो चुनाव लड़े, तो आप ये इसको भूल जाइए। आप ये समझ लीजिए कि हम तीनों सीटें जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ही लड़े, उसके लिए आप रजामंद हो जाइए। तो पीडीपी को तो ये समझ आ गया। पीडीपी के जो चीफ स्पोक्सपर्सन है सुहेल बुखारी, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, आप एकदम से ये फैसला नहीं या इस तरह एकदम से ऐसे सजेशन नहीं दे सकते, ये कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं हो सकता है। अगर कल चुनाव आएगा, लोकसभा के जब चुनाव होंगे, उसमें जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है
वो मिल बैठ के ही चुनाव लड़ा जाएगा, मिल बैठ के ही फैसला किया जाएगा। और पीडीपी भी अपने एक स्टेक रखती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद अपना नहीं कर सकती। देखिए उमर अब्दुल्ला की सोच क्या है। उमर अब्दुल्ला ये मानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है, जो उनके मुताबिक श्रीनगर कश्मीर वैली की अगर हम बात करें। और अगर आपको याद होगा पिछले साल भी सितंबर में उन्होंने श्रीनगर में अपनी एक मीटिंग, पार्टी की मीटिंग में ये कहा था कि हम अकेले चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में उमर अब्दुल्ला अकेले चुनाव लड़ने की कोशिश या इंटरेस्ट में लेते हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला जो है वो सबको साथ लेकर, वो पीडीपी को भी साथ लेकर, कांग्रेस को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। और फारूक अब्दुल्ला का जो फार्मूला है, या नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का भी जो फार्मूला है, वो ये है कि पीडीपी अनंतनाग से, कश्मीर से जो बाकी 2 सीटें हैं श्रीनगर और बारामूला, वहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस। और इसी तरह कांग्रेस जो है यहाँ जो 2 सीटें हैं जम्मू की और उधमपुर की, उस पे कांग्रेस चुनाव लड़े। लद्दाख सीट पे कोई फैसला अभी इन पार्टीज में हुआ नहीं है, वहां कोई भी चुनाव लड़ सकती है। और वही चुनाव, अगर चुनाव कोई भी लड़ेगी तो अगर एक मुश्त होकर लड़ेंगे तो तभी बीजेपी को वो हरा सकते हैं। तो 6 की 6 सीटों पे पार्टी जो है अलायंस, जो इंडिया गठबंधन है, अगर वो इकट्ठे चुनाव लड़के बीजेपी के साथ मुकाबला कर सकता है तो तभी ये चुनाव में बीजेपी को रोक सकते हैं, ऐसी धारणा है। लेकिन उमर अब्दुल्ला इसी बीच में जो ये सजेशन दे रहे हैं, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 की 3 सीटें जो कश्मीर वैली की है उसको हम खुद ही लड़ेंगे, हम खुद लड़ना चाहते हैं। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो ये मानते हैं कि देखिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों का जो मेन सेंटर है वो कश्मीर है। और पीडीपी भी नहीं चाहेगी कि, पीडीपी भी चाहेगी कि वो वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि कल असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं। अगर पीडीपी कोई सीट वहां से चुनाव नहीं लड़ती है तो इसका मतलब माना जाएगा कि पीडीपी कमजोर है, उसकी कोई साख नहीं है, या पीडीपी सरेंडर कर चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने। तो पीडीपी भी चाहेगी कि एक सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको दे दे फिलहाल, क्योंकि पीडीपी में प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त पीडीपी की लीडरशिप तो है, लेकिन उसका जो बेस था, कई लीडर उनके वहां से निकले हैं 2019 के बाद, जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 317। तो पीडीपी उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है जितनी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। हालांकि पीडीपी मेहनत बहुत कर रही है, उनकी लीडरशिप मेहनत कर रही है। तो उमर अब्दुल्ला को क्या लग रहा है कि नहीं, हम चुनाव तीनों सीटों पर लड़ेंगे, तो पेज यहाँ पे फंस सकता है। हालांकि अभी सीट शेयरिंग पर कोई यहाँ पे फॉर्मूला तय नहीं हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने अपना एक पता खोला है, उन्होंने एक इशारा दिया है, तो उस इशारे को पीडीपी ने समझ लिया है। पीडीपी ये कह रही है, जो उनकी लीडरशिप है उनसे जो हमारी बात हुई, उनका कहना है कि हम इस चीज को मानेंगे नहीं, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। उमर अब्दुल्ला की जो बात है उसमें कोई दम नहीं है, कोई सजेशन में कोई दम नहीं है। लेकिन बीजेपी को इस पर एक जबरदस्त मौका मिला है, अलायंस को, जो इंडिया अलायंस है, और जो पहले गुपकार था, जिस गुपकार में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी थी, कांग्रेस भी बीच में आती जाती रही, लेकिन अब जो इंडिया अलायंस है, जो हिना, उस पर जबरदस्त कटाश कर रही है बीजेपी। कह रही है देखिए अभी तो लोकसभा इलेक्शन है ही नहीं, मतलब अभी कुछ देर के बाद सीट शेयरिंग पे फार्मूला ये बना रहे हैं, और देखिए पहले ही लड़ पड़े हैं। उमर अब्दुल्ला जिस तरह से बोल पड़े, उसका ये मतलब है कि इन अलायंस पार्टनर्स में कोई भी यूनिक, कोई भी एक एजेंडा नहीं है, ये लोग आपस में ही लड़ेंगे। और ये एक इशारा दे रहा है कि देखिए अब उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हम 3 की 3 सीटों पे वहां से लड़ेंगे। इसका मतलब है कि इनमें एक दूसरे के प्रति कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई पॉलिटिकल जो हम ये कह सकते हैं, एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं करना चाहते हैं। और ये आज हाल है, और कल असेंबली के जब इलेक्शन होते तो कहाँ ये इकट्ठे लड़ेंगे। तो उनका एक ही जो गोल है वो है बीजेपी को रोकना। तो बीजेपी को एक मौका मिल गया, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स है, सियासी माहिरीन, वो कहते हैं कि नहीं, उमर अब्दुल्ला अगर ये बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया ब्लॉक, खासकर जम्मू कश्मीर में। और कहीं यहाँ ऐसा ना हो कि जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में तो है, लेकिन पंजाब में वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पे इंडिया ब्लॉक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी है, लेकिन वो एक दूसरे के खिलाफ लड़े। हालांकि कांग्रेस ये कहती है क्योंकि उसका कश्मीर में कोई ज्यादा स्टेक नहीं है, वो जम्मू में लड़ेगी, और जम्मू में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इतना ज्यादा स्टेक नहीं है, तो दोनों पार्टियां कांग्रेस को यहाँ समर्थन देगी, तो कांग्रेस को कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जो पेज फंसा है, असली पेज है, वो अनंतनाग
सीट पर है जहां से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी चाहेगी कि वो चुनाव लड़े, लेकिन पीडीपी क्योंकि उसका पुराना गढ़ रहा है पीडीपी का, जहां महबूबा मुफ्ती भी चुनाव लड़ी है, असेंबली के हो या उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसका मतलब है कि पीडीपी चाहती है वहां से चुनाव लड़ना, लेकिन पेज फंस सकता है, फंस चुका है एक्चुअली जब उमर अब्दुल्ला ने सजेशन दी है। लेकिन अब उस चीज से कैसे बाहर निकलेंगे ये दोनों पार्टी के लीडरशिप को देखना पड़ेगा। हालांकि दोनों पार्टी की लीडरशिप ये भी मानती है कि हमने बात करनी है, हम एक दूसरे के, लेकिन हिना जो आज की परिस्थिति है उसका मतलब है कि उमर अब्दुल्ला नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस जो अनंतनाग की सीट है वो पीडीपी को दे दे, वो वहां से भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल समीर, ये तो रहा पूरा मामला जो हमारे दर्शकों तक आपने बहुत ही बेहतर अंदाज में समझाया। समीर, हम थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनेरियो भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि लगातार वहां की सियासत को आप देखते रहे हैं। तमाम जो इलाका वहां पर जो सियासी पार्टियां हैं, रियासत की जो पार्टियां हैं, वो एक न एक वक्त में हुक्मरानी कर चुकी हैं और अब जब आने वाले इलेक्शन में खास तौर पर 370 के बाद से वो अपनी जमीन भी कहीं ना कहीं तलाश रही हैं, अपने लिए भी वो कुछ ना कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो देख रही हैं जो पार्टियां हुक्मरानी कर चुकी हैं। इसीलिए बयानबाजियों का सिलसिला भी जारी है, सीट को लेकर भी लगातार बयानात सामने आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच में हम ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं अपने जो बूथ लेवल पर है, कार्यकर्ता लेवल पर है, वहां पर पूरी तरह से अपना ध्यान जो है वो केंद्रित किए हुए है। इन तमाम चीजों को भी आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत जरूरी है 2024 इलेक्शन को देखते हुए इस सियासत को आपसे समझना। देखिए, उससे पहले कि बीजेपी की मैं बात करूं, अगर हम यहाँ पीडीपी की बात करें और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो देखिए इंटरेस्टिंग बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी सेंटर में एक साथ चुनाव ये रही है, अलायंस में रही है। वाजपेयी गवर्नमेंट में उमर अब्दुल्ला मिनिस्टर भी रहे हैं। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कांग्रेस के साथ भी चुनाव अलायंस कर चुकी है, गवर्नमेंट बना चुकी है। पीडीपी यहाँ पे बीजेपी के साथ भी और कांग्रेस के साथ भी अलायंस कर चुकी है। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों के साथ अलायंस कर चुकी है, लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का यहाँ पे कभी अलायंस नहीं हुआ, लेकिन दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रही हैं। और कश्मीर वैली की बात करें तो दोनों कश्मीर सेंट्रिक है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में दोनों का जबरदस्त दबदबा है। जम्मू के रीजन में पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, रियासी, वहां पे भी मुस्लिम सेंट्रिक एरियाज में, मुस्लिम बहुल एरियाज में दोनों पार्टीज का आप एक बेस है। तो दोनों पार्टीज आपस में लड़ती रही हैं अगर हम 2019 से पहले की बात करें। लेकिन 2019 के बाद जब एब्रोगेशन ऑफ 370 हुआ तो हालात बदले। अब दोनों पार्टीज इकट्ठे हुई, गुपकार अलायंस बनाया और अब इंडिया ब्लॉक में है एक बड़े मिशन के तहत कि हमें एब्रोगेशन 370 जो है उसको दोबारा रेस्टोर करवाना है। लेकिन अब वो पॉलिटिकल, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या दोनों पार्टियां इकट्ठे लड़ेंगी ये देखने वाली बात होगी। कि हालांकि इंडिकेशंस आ रही हैं लेकिन सीट शेयरिंग पे फंसा है। अब जो बीजेपी की अगर आप बात करें तो बीजेपी ने जिस तरह मैंने कहा वो कटाश कर रही है, वो इंडिया अलायंस को एक डायरेक्शनलेस, फ्रस्ट्रेटेड और मौका परस्त ब्लॉक कह रही है। बिल्कुल पूरे इंडिया में कह रही है और जम्मू कश्मीर में भी कह रही है। और बीजेपी को पता है कि अगर कल अलायंस होता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में, तो ये एक अलार्मिंग थ्रेट हो सकता है उसके लिए। एक हम ये कह सकते हैं बिगुल हो सकता है, खतरे की घंटी बज सकती है उसके लिए। इसीलिए बीजेपी ने अपनी जो मेहनत है उसमें और इजाफा किया है। बूथ लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल, हेडक्वार्टर, तहसील लेवल पे हर जगह पे उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। क्योंकि अब म्यूनिसिपल पोल्स की भी बात हो रही है कि नवंबर में फिर म्यूनिसिपल पोल्स होंगे। तो पार्टी अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहती है। पार्टी चाहती है कि जितने भी आगे इलेक्शन होंगे, अगर अलायंस पार्टनर इंडिया ब्लॉक बनता है तो इंडिया ब्लॉक की जो अलायंस पार्टीज इकट्ठे चुनाव लड़के बीजेपी के खिलाफ लड़ती हैं, तो न सिर्फ कश्मीर वैली की तीनों सीटों बल्कि जम्मू, उधमपुर और लद्दाख, इन सीटों पे बीजेपी को कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसीलिए बीजेपी ने अपनी मेहनत तेज की है, अपने काम जो उनकी एक्टिविटीज हैं उनको तेज कर दिया है। और पार्टी चाहती है कि अब जो लोगों तक उसकी मैसेज चली जाए, लोगों तक उसके जो आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज हैं, उसका खाका लोगों के सामने पेश हो, ताकि कल जब इलेक्शंस हो तो जो इंडिया अलायंस है अगर वो फिर इकट्ठे चुनाव लड़के बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ती है तो उस सूरत में भी बीजेपी
बीजेपी वहां चुनाव जीते, क्योंकि बीजेपी का भी है कि उधमपुर जम्मू को वो वापस लेना चाहती है, लद्दाख को भी वापस लेना चाहती है, लेकिन उसकी नजर अनंतनाग सीट पर भी है, क्योंकि अनंतनाग और राजौरी का जो जिस तरह से एक सीट बनी है डिलिमिटेशन के बाद, उसको लग रहा है कि अनंतनाग सीट पर भी उसका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है अगर वो मेहनत करे वहां पे। तो वो चाहती है कि अलायंस इनका ना हो, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस का। अगर वो अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो बीजेपी को लग रहा है कि एक और सीट उसको मिल सकती है, वो अनंतनाग राजौरी सीट मिल सकती है। तो बीजेपी की नजर उसी पर है, बीजेपी मेहनत कर रही है, उनका काडर मेहनत कर रहा है, लेकिन जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस, वो भी अब इस पे नजर रखे हुए हैं। उनका बिल्कुल काडर भी बिल्कुल। इस नजर समीर, रखता है यहाँ कि आपसे थोड़ा आखिर सा ये उनकी भी हम leadership समझना क्या चाहेंगे कहती है। समीर, पीडीपी और जो दूसरी जो पार्टियां हैं, भले ही वो बयानात देते रहे, लगातार हम देख रहे हैं कि बयानों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस सब के बीच में तरक्याती काम जो हुए हैं उनको जिस तरह से बीजेपी वहां के अवाम के सामने रख रही है, हमने देखा है कि खुद प्रधानमंत्री कई बार मन की बात प्रोग्राम में वहां पर जो तरक्की हुई है, चाहे वो रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट का आना हो, G20 का इतना कामयाब इनेकाद हो, वहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है बदला गया है, इन तमाम चीजों को बीजेपी जरूर जनता के सामने रखेगी और बहुत कामयाबी के साथ अपनी जो तमाम उसकी हुसूलियाबियां हैं वो भी रखेगी। इस चीज को भी आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, बीजेपी का यही है कि जो तरक्याती काम, वो खासकर जो अगर आप देखें, कल जितेंद्र सिंह यहाँ पे 2 दिन के दौरे पे थे और उन्होंने यहाँ पे जितनी भी फंक्शंस को अटेंड किया, उनका जो फोकस था वो यही कह रहे थे कि देखिए पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने क्या क्या यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए किया, और खासकर एब्रोगेशन जब 370 हटा उसके बाद क्या क्या काम यहाँ पे है, कितनी स्कीमें इंप्लीमेंट हुई हैं। तो एक खाका जो है वो उन्होंने खींचा, वो कोशिश कर रही है न सिर्फ जितेंद्र सिंह बल्कि जो बीजेपी की लीडरशिप है, चाहे सेंटर के मिनिस्टर जब भी जम्मू कश्मीर आते हैं, यहाँ की जो बीजेपी लीडरशिप है वो भी कह रही है कि देखिए आयुष्मान है, टॉयलेट्स बनाना, हाउसिंग फॉर ऑल, सैनिटेशन का, इतने स्कीम्स हैं जिनका कोई मतलब हम कह सकते हैं जो अब जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो उन स्कीमों का फायदा लोगों को, स्टार्टअप्स के जरिए लोगों को, जो नौजवान है उनको फायदा मिल रहा है। इसी तरह से किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, वुमेन्स के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। और आप देखिए स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का, उसमें लग रहा है कि वुमेन कोटा भी जो है, वो रिजर्वेशन कोटा वो लेडीज को मिलेगा। तो अगर ऐसी चीजें होती हैं तो बीजेपी उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी की लीडरशिप है, उनके कैडर जो है, उनके स्पोक्स पर्सन, उनकी पार्टी लीडरशिप लगातार सेंटर से लेकर जम्मू कश्मीर में वो यही बात कर रही है कि आज देखिए प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में आर्टिकल 370 का मेंशन किया कि हमने इसको हटाया, ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन था। और पार्टी बुलाने की कोशिश कर रही है, जितनी फंक्शन यहाँ पे होती है लगातार कैडर को समझाया जाता है कि भाई जब आप कल इलेक्शन में जाओगे तो आप लोगों को समझाओ, जो वोटर है यहाँ पे, चाहे म्युनिसिपल पोल्स में, लोकसभा पोल्स और उसके बाद असेंबली के जब पोल्स होंगे, तो जो वोटर है उनके घर घर जाकर आपको समझाना है कि जो धारा 370 है उसके हटने के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में क्या हालत है, कैसी हमने यहाँ पे प्रोग्रेस की है। बिल्कुल, तो देखना बेहद अहम रहेगा कि अब क्या कुछ बयानात सामने आते हैं। समीर भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने हमारे तमाम दर्शकों को वहां की सियासत में हो रही हलचल के बारे में जानकारी दी है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर आपका तमाम तर जानकारी के लिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन महासंग्राम 2024 में कुछ और भी है हिमाचल से। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद महासंग्राम 2024 में अब खबर हिमाचल की राजनीति से है, जहां राजनीतिक माहौल अचानक गरमाया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल का हाल ही में एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना था कि बारिश से हुई तबाही पर बीजेपी राजनीति कर रही है। नेता केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में गलत बयान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी उन्होंने निशाना साधते हुए यही बात कही। इसके साथ ही बीजेपी ने भी सभी आरोपों पर सिरे से पलटवार किया। हमारे साथ मौजूद हैं शिमला से हमारे सहयोगी रणवीर सिंह। रणवीर, लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, राजनीतिक माहौल जो है वो बेहद गरमाया हुआ है और बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि 2024 की तैयारियों में दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। इसी चीज को आपसे समझना चाहेंगे।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जैसे लोकसभा चुनावों की घड़ियां जो है नजदीक आती जा रही है, तब से वैसे वैसे जो है ये सियासी पारा जो है लगातार गर्माता जा रहा है। हिमाचल में जिस तरह की आपदा आई है, उस पर हमने ये देखा है कि शुरू से ही किस तरह से बयानबाजी जो यहाँ सत्ता में है कांग्रेस सत्ताधारी दल की तरफ से और विपक्षी भाजपा की तरफ से लगातार हो रही है। ये जो क्रम है लगातार जारी है। ये क्रम आज भी जारी है। आज विधानसभा का जो मानसून सत्र है, इसका पहला दिन आज है, तो आज भी अंदर अभी जो है सदन के भीतर इसी पर चर्चा चल रही है और दोनों पक्षों की तरफ से जो है बयानबाजी चल रही है। आज यहाँ पर जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई, उस दौरान भी जब शोकोद्गार हुआ, एक पूर्व विधायकी की मृत्यु पर जो है एक शोक प्रस्ताव रखा गया, उस दौरान भी आपदा को लेकर संवेदनाएं मुख्यमंत्री ने भी व्यक्त की और नेता प्रतिपक्ष ने भी। लेकिन उसके बाद जैसे जो आज की जो कार्यसूची थी उसके तहत प्रश्नकाल होना था, तो लेकिन वहां पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की तरफ से, काम रोको प्रस्ताव लाया गया, तो उसमें उस दौरान काफी नोकझोंक जो है यहाँ पर हुई। मुद्दा यही था कि आपदा के दौरान जो है विपक्ष ये कह रहा है कि राज्य सरकार की तरफ से सही तरीके से प्रबंधन भी नहीं हुआ, पात्र लोगों तक जो है मदद पहुंची नहीं है, उसमें भी जो मदद पहुंचाई जानी थी उसमें भी जो है भाई भतीजावाद किया गया, जबकि सत्ता पक्ष की तरफ से सारे आरोप जो है नकारे गए हैं और ये कहा है विपक्ष को कि भाई तथ्यों के साथ जो है अपनी बात रखे, ना केवल सदन के भीतर। ये जो आपदा एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है और इसको सीधे जोड़कर जो है 2024 से देखा जा रहा है, क्योंकि उससे पहले ये मुद्दा जो है हिमाचल के संदर्भ में अगर लोकसभा चुनावों की बात करें तो 2024 में आपदा जो है एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। तो इस पर सियासी बयानबाजी जो है लगातार जारी है। इसमें न केवल बड़े जो राजनीतिक ध्रुवों की इस वक्त की हम बात करें, वो मुख्यमंत्री हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, डिप्टी सीएम है और कैबिनेट मंत्री है, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष की तरफ से अगर हम बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पिछले कल हिमाचल दौरे पर थे, उन्होंने भी सवाल उठाए और जो हिमाचल की जो कांग्रेस की अध्यक्षा हैं और जो मंडी लोकसभा से सांसद भी हैं प्रतिभा सिंह, वो भी लगातार हमला कर रही हैं और आज इसी मुद्दे पर प्रधानमंत्री से भी मुलाकात उन्होंने की है। तो कुल मिलाकर ये जो सियासी पारा है इस वक्त आपदा को लेकर गरमाया हुआ है और सीधा निशाने पर कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि ये 2024 का भी है। और यहाँ पर एक और बात बता दें कि विपक्ष की तरफ से लगातार बीच बीच में भले ही ये जो है हल्के और अंदाज में ये बात नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि समय बदलने में जो है बिल्कुल जो है समय नहीं लगता है, पल भर में जो स्थितियां बदल सकती है। इशारा उनका ये था कि इस वक्त आप जो है सदन के उस तरफ आप हैं, सत्ता पक्ष की तरफ आप हैं, तो आप इस तरफ भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर राजनीति पूरी तरह से हावी है और कोई भी जो नेता है, बड़ा नेता है, वो मौका चूक नहीं रहा है। बिल्कुल रणबीर, लगातार हम ये भी देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो है जिस तरह से लगातार ये बात कहते रहे हैं और सबसे अहम ये है कि जिस तरह से स्कूलों को डी नोटिफाई किया गया उस पर भी यहाँ पर लगातार सियासत होती रही, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी सियासत होती रही, एजुकेशन में जिस तरह की गड़बड़ियां देखी जा रही हैं उस पर भी सियासत होती रही और अब आपदा को लेकर लगातार विपक्ष ये बात कह रहा है कि आपदा के समय वो चर्चा चाहते हैं या आपदा को लेकर वो यही चाहते हैं कि इस पर सियासत नहीं होना चाहिए। तो ऑपोजिशन के पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को घेरने की रणनीति बना चुके हैं और कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि खुद सरकार की तरफ से उनकी जो पार्टी है उसमें से कुछ ऐसे बयानात सामने आए हैं जिसको लेकर भी विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना साधता रहा है। तो बहुत जरूरी हो जाता है इन दोनों चीजों को समझना कि दोनों पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं अपने तौर पर पूरी तैयारी करके नजर आ रही हैं। खास तौर पर आपदा के बाद सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं। जी हाँ, जो तमाम मुद्दे आपने गिनवाए हैं, इन तमाम मुद्दों में देखिए पॉलिटिकल स्कोरिंग की बात जो है यहाँ पर सामने आ रही है।
कोई भी दल, कोई भी नेता जो है अपने को कमतर नहीं समझ रहा है, चाहे वो बिल्कुल। परोक्ष रूप से ही, चाहे अपने ही दल पर, अपने ही नेता पर जो है परोक्ष रूप से निशाना क्यों ना साधना हो। तो ये बात जो आपने कही है, इस पर आज भी सदन के भीतर कुछ जो टिप्पणियां की गई, जब राजेंद्र राणा जो विपक्षी विधायक, सत्ता पक्ष के विधायक है, कांग्रेस के विधायक है, जब उन्होंने सदन में बोलना शुरू किया, जो आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रस्ताव लाया गया, उस पर चर्चा के दौरान वो हिस्सा लेने के लिए उठे थे अपनी सीट पर, तो उन्होंने जैसे ही बोलना शुरू किया तो विपक्षी सदस्यों ने भी उस पर निशाना साधा कि जो आपने चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, जो गिनवाए थे मुद्दे उसमें, उसको सीधे तौर पर देखा जा रहा था कि वो निशाना साध रहे हैं अपनी सरकार पर। तो उस पर भी बोले तो राजेंद्र राणा ने भी वहां पर साफ किया कि हाँ, वो बातें उन्होंने कही थी, उस पर एक्शन मुख्यमंत्री ने लिया है। जो दूसरे मुद्दे जो यहाँ पर अब गरमाएंगे, न केवल इस सदन में 2024 का भी वो मुद्दा बनेगा। जो बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कर्मचारी चयन आयोग का मुद्दा है, लंबे समय से भर्तियां रुकी हुई हैं, रिजल्ट जो है फंसे हुए हैं, वित्तीय प्रबंधन की बात है, बिल्कुल। और इस तरह के तमाम मुद्दे यहाँ पर गरमा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी जो सियासत है वो लगातार यहाँ पर वो जोर पकड़ती जा रही है। जो भी मुद्दा यहाँ पर न केवल सदन में बल्कि उसके बाद, इसमें क्या जो जनता के मुद्दे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाएगा, इस पर भी हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। रणवीर सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए, तमाम तर तफसीलात के लिए। और यहाँ रुकना चाहिए। अब महासंग्राम 2024 में, जो कि वक्त इजाजत नहीं दे रहा, इख्तिताम करेंगे। नमस्कार।